आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुख पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिरपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए थे। ड्रिंक का इंतजाम भी बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना इनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही सब अपने काम निपटा लें। सुझाव भी ठीक था, दोनों को पसंद आया। तो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह भाई वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं बुरी बनूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चले जाए। आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम को जल्दी निपटा लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक रहकर बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात तो है नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले पाती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया था, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई थी। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकती है। क्षोभ और क्रोध से वो झुलझुलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो हैं वही तो पहनूंगी, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों को सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो वो कहीं लज्जित न होना पड़े उन्हें।
माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहने बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओंठ में छिप पाए थे। कुछ भी कम कुरूप नजर नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां मुड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक, जो जेवर बिका है तो कुछ बनकर भी आया है ना। नीरा लड़ूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, मैं तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहन लेती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देके गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। न पढ़ी हूँ न लिखी हूँ बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, तो वो पूछेगा नहीं। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से देखकर घबरा उठती है। ये तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े जाकर विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठ गई। एक कामयाब पार्टी है वह, जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चुमने लगी। तालाब उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। इसे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब दिखाते हैं, यहाँ पर उतने दोस्त जैसे हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की पत्नी से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। सब लोग अपने अपने ग्लास से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए आगे बैठक की ओर निकल गए। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उनसे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे की इन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था और मुख से लगातार गहरे खर्राटे आ रहे थे। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा हो गया तो एक तरफ थम जाता और खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर दाएं ओर और बाएं ओर झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ को गुस्सा आ गया। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान खड़े हुए थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर उठाती और खड़ी हो गई। जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुख की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं पर खड़े खड़े होकर बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो गए। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर किया। माँ और भी घबरा गई।
माँ हाथ मिलाओ ना। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कहने लगे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं मैं ठीक हूँ। कहो माँ, डू यू डू सर? माँ धीरे से सकचाते हुए बोली, हाउ डू डू? फिर से कह कहा उठ गया। वातावरण हल्का होने लगा। अब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ पकड़े अभी भी खड़े थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोला, माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें याद है ना, सुनाओ तो। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने तो कब से नहीं गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा कोई नहीं टालता। साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की चेहरे की ओर देखते तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश दिया, माँ गाओ। इसके बाद हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई। छीड़ दुर्बल लजाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तक क्यारी क्या है। सामनाथ खुशी से झूम उठे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी, ये क्या होता है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगे ना? चुप रही और फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बुढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब से बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हैं। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने का नाम नहीं लेते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था, लेकिन निस्तब्धता सामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। अभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आई। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई और भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी उन्हें क्षमा किया होगा?
माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई थी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी पेशानी पर भी तनाव के बल पड़ने लगी। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गईं। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ रहकर क्या करूँगी? थोड़े दिन जिंदगानी के बच्चे हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं साथ देती बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लेना या बनी बनाई ले लेना। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं नहीं जाओगी। मेरा बनता काम नहीं बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। हो गई। फिर बेटे के मुख की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि वो कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे बड़ी नौकरी मिल जाएगी, मैं बड़ा अफसर बन जाऊँगा। चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुख खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही नहीं हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, ना उसकी खिदमत करने वाले थोड़े थोड़े ना हैं, बहुत है। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी। और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।